जो कैलाश की यात्रा थी वो मेरे अंदर की यात्रा थी। महादेव की यात्रा वो शायद अंदर से आपको एक पूर्ण विराम लगा देती है। जो बाहर की दुनिया अब उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अंदर की दुनिया अच्छी लगती है। आप शिव को किस रूप में देखते हैं, शून्य में या अनंत में? इस दुनिया में जो कुछ है वो भी शिव है मेरे अनुभव में, और जो कुछ नहीं भी है वो भी शिव ही है। भरत सर स्टेज 3 कैंसर सर्वाइवर है। कैसा था वहां से कैलाश तक का सफर? पहले फर्क पड़ता था, हर छोटी चीज बहुत बड़ी लगती थी। अब बहुत बड़ी चीज भी है ना, बहुत छोटी लगती है। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो शब्दों के पारखी हैं। वो किताबों की दुनिया के बीच में रहते हैं क्योंकि वो एक पब्लिशर हैं, सोवेनियर पब्लिकेशन ग्रुप में डायरेक्टर हैं। उनकी जो यात्रा है बड़ी लंबी यात्रा है। मतलब बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि करीब 40 लाख किलोमीटर तक की यात्रा कर डाली उन्होंने अपने जीवन के उस 35 साल के अनुभवों को इकट्ठा करने में। लेकिन इन्हीं यात्राओं में से एक यात्रा ऐसी थी जिसने इच्छा शक्ति के पुनर्जन्म का काम किया। वो थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। सौभाग्य ये है कि कैलाश मानसरोवर की उस यात्रा में मैं भी उनका सहयात्री था। महादेव को अगर अपना गुरु मानते तो हम गुरु भाई हुए। और आज जो ये पॉडकास्ट देखेंगे आप, अगर मन में कहीं श्रद्धा है महादेव के प्रति, मन में कहीं उत्सुकता है कैलाश मानसरोवर के प्रति, कहीं कोई जिज्विषा छिपी हुई है कि एक बार वो देखा जाए, उसको महसूस किया जाए, तो पूरी यात्रा सुनिए और सुनने के बाद खुद तय कीजिए कि आपको जाना है तो कब कैसे जाना है। यहाँ सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भरत भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, जब किताबों का अपना एक संसार है, किताबों की दुनिया बहुत वास्ट है, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, और एक तरफ आपकी वो कैलाश यात्रा जहाँ पे शब्द ही गायब हो जाते हैं, शून्य है। इन दोनों में अंतर आप कैसे जो है, भेद कैसे आप महसूस कर पाते हैं? आपके इस सवाल का एक साधारण उत्तर हो सकता है। अगर आप मेरी किताबों की यात्रा के बारे में सोचें तो मैं ये कहूँगा कि जो किताबों की यात्रा थी वो मेरी बाहर की यात्रा थी, और जो कैलाश की यात्रा थी वो मेरे अंदर की यात्रा थी। आप बाहर से कितनी भी यात्राएं कर लीजिए, वो यात्रा कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो जीवन में हमेशा ही रह जाएगा जो आपने अनुभव ना किया हो, या कुछ देखना बाकी रह गया हो। कुछ बड़े शहर हो सकते हैं, कुछ नए लोगों से मिलने का अनुभव हो सकता है, बट महादेव की यात्रा वो शायद अंदर से आपको एक पूर्ण विराम लगा देती है। सभी यात्राओं का अंत है, क्योंकि जब आप जो खोज रहे हैं वो बाहरी यात्राओं से संभव ही नहीं है। सब कुछ पा लेना, सब कुछ देख लेना। आज आप और हम हैं, और सारी दुनिया, जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं, हम कितना भी ट्रैवल कर लें लेकिन सब कुछ तो नहीं देखा जा सकता, सब कुछ तो जाना नहीं जा सकता। बट मेरा मानना ये है कि एक जो ठहराव और एक जो पाने की जो इच्छा, तीव्र इच्छा होती है इंसान में, कम से कम मेरी इच्छा में तो पूर्ण विराम लग गया जब से मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आऊँ। एक बहुत बहुत बेहतरीन अनुभव। अंदर से जैसे लगता है सब कुछ शांत हो गया जीवन में। शायद सही मायने में सारी इच्छाओं का अंत हो गया। बाहर की कुछ इच्छा नहीं रही, और अंदर की भूख भी शांत हो गई है। अब तो यही लगता है कि यार अब आराम से बैठ के सिर्फ शिव के ध्यान में ही रहें। जो बाहर की दुनिया अब उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अंदर की दुनिया अच्छी लगती है। शायद अजीब है, बट मेरा अनुभव यही है। और
मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो जिस कोलाहल की बात कर रहे हैं, जिस बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं, भरत सर, आप अब तक करीब 50 देश घूम चुके हैं, 50 देशों की करीब 40 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं तकरीबन। हाँ, शायद गिनना मुश्किल है, शायद उससे ज़्यादा या उससे कम, क्योंकि मैं शायद 1990 से अपनी एज ए पब्लिशर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रैवलिंग की। आज हम 2026 में खड़े हैं, तो इसका मतलब 36 साल हो गए मुझे यात्राएं करते हुए। और आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि इन शायद 36 सालों में कुछ बीच के 2-3 वर्ष छोड़ दें तो 1 साल के अंदर कम से कम 100 दिन की यात्रा तो मैंने की ही है, हर साल। तो शायद ये गिनना ही बहुत मुश्किल काम है। और इसी वजह से जब आप कहते हैं ना कि बाहर से अंदर की यात्रा ज़्यादा जो है सुकून देती है, तो वो मैसेज बड़ा क्लियर है। जो 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 आपकी यात्रा थी भैया, जहाँ पे मैं भी सहयात्री था, एक चीज़ मैंने भी महसूस की कि आप जब उस विशाल क्षेत्र में, जहाँ पे शब्द कहीं नहीं है, मतलब आपके पास भी शब्द नहीं है, अचानक से आप दार्चेन में उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे पहुँचने के बाद आपने भी बहुत लंबे समय तक बैठकर ध्यान किया। सामने जो है आपके कैलाश पर्वत था। वो जो अनुभूति थी, मैं डेफिनेटली ये कहूँगा वो शब्द में नहीं पिरोई जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जो आपको हुआ हो, जिसको सोचकर आज भी आपके गूज़बम्प आ जाते हो, आपको लगता हो कि यार ये बहुत अद्भुत था। दिग्विजय, मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ जो शायद मैंने उस यात्रा के दौरान उस अनुभव को मैंने अभी तक तो किसी के साथ शेयर नहीं किया। आपको याद होगा, जैसे ही हम लोगों ने यम द्वार क्रॉस किया, तो वहाँ पर कुछ चाइनीज़ अथॉरिटी के कुछ लोग थे। हाँ, वो चेक कर रहे थे, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल और बीपी और जो हमारे वाइटल्स चेक कर रहे थे। कुछ साथियों को वहाँ वापस भी करना पड़ा और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये मुझे ये यहाँ रोक ना दें, पर महादेव की ऐसी कृपा रही कि उस वक्त का ऑक्सीजन लेवल और बीपी मेरा एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल था। तो उनको फिर भी उस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये ऑक्सीजन लेवल 88 क्यों आ रहा है या बीपी क्यों है, क्योंकि कुछ यंगस्टर्स का कम आ रहा था, जैसे विक्रम भाई थे हमारे साथ और भी हमारे जो साथी थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी आंखें आपके ऊपर हैं, जरा सा भी आप अनकंफर्टेबल फील करें तो मुझे बता देना, हम आपको रास्ते से वापस ले लेंगे। मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वहाँ से जब मैं निकला उस चाइनीज अथॉरिटी से, और जैसे ही आपको याद होगा वहां से एक लंबा रास्ता दूर तक दिखता है, जैसे ये खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल अनंत तक जा रहा है वो रास्ता। तो वहां से तो निकला, फिर ये लगा कि यार ये इतना लंबा रास्ता है, ये तो इसका कोई सीधा नजर नहीं आ रहा है, क्या मैं ये कर लूंगा? सिर्फ एक क्षण के लिए है। फिर मैंने बोला हर हर महादेव। फिर मैं धीरे 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 अपने स्टेप्स उठाने शुरू किए। अच्छा, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वहाँ पर जाने के लिए, उस यात्रा को करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो शायद आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी विल पावर है। और ये इसी विल पावर का मुझे सहयोग पहले भी मेरे एक जीवन में मुझे मिला हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो वो इच्छा शक्ति के दम पर मैं चल पड़ा, और चलते चलते ना मेरे शरीर में कोई दर्द, ना कोई विकार, कुछ नहीं, एक ही भाव, चलते जाना है, हर हर महादेव। और मुझे शायद 9-9.5 घंटे उस डिस्टेंस को लगे। आप 16 किलोमीटर का, सिर्फ 16 किलोमीटर के लिए, क्योंकि मैं ये सोचा था कि एक एक कदम करके चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। मैंने शायद कोई भी अपना ब्रेक, हम सब ने ब्रेक लिए हैं, शायद कोई भी मेरा ब्रेक 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन वो ब्रेक बहुत सारे थे। मैं धीरे धीरे चलता गया, जहाँ थोड़ा सा महसूस हुआ हम वहाँ पर बैठ गए। 2-3 मिनट ही बैठे, क्योंकि वहाँ पर बैठना भी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि बैठने से भी आपको सांस लेना पड़ता है।
तो चलना मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा था मेरे अनुभव के हिसाब से। लेकिन जैसे ही वो पहला गेट पार हुआ जहाँ पर एक वो खाने पीने की व्यवस्था भी थी, जो बहुत नज़दीक था यमद्वार से, उसके बाद असली दृश्य जो सामने आए कैलाश के और उस यात्रा के, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और एकदम साक्षात महादेव महसूस हो रहे हैं। वहाँ पर मुझे शायद उसके 1 किलोमीटर के बाद, आधा किलोमीटर के बाद और अगले 4-5 घंटे मेरे साथ अजीब अनुभव ये हुआ कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जब होश पहली बार 5वीं या 6ठी क्लास की जो मेमोरीज़, सबसे छोटी मेमोरी, तब से लेके आज तक की मेरे मन की जितनी दर्द थे, शिकायत हमें जीवन में बहुत जगह होती है ना? मेरे साथ ये क्यों हुआ? मुझे वो मिलना चाहिए था। शायद मैंने सारी बातें महादेव से कह दी। अकेले बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी आते-वाते, आते-जाते किसी लोगों को लगा हो कि ये पागल है या क्या है। लेकिन लेकिन उसके बाद खत्म। उसके बाद जो आज मैं हूँ, मैं शांत हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है, एक होते हैं शरीर के दर्द, एक होते हैं मन के दर्द और हर एक इंसान के मन के दर्द भी बहुत होते हैं और बहुत भीतर बैठे होते हैं आपके। आपकी जीवन यात्रा में कई ऐसे अनुभव हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैं तो इसके लिए डिज़र्व करता था, फिर भी ये नहीं हुआ। वो सब दर्द खत्म हो गए। जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, शरीर के नहीं, मैं मन के सारे दर्द खत्म करके यहाँ पर आया। तो इसलिए सब कुछ आराम है। अब चीज़ें आप आकर अगर आपको कुछ परिवर्तन तो बहुत आया मुझे आने के बाद। अगर मैं अपनी सामाजिक जीवन या जो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, उसमें हमेशा ही अप एंड डाउन्स होते हैं हमारे। जैसे हमारे इस वक़्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, तो सभी कहीं न कहीं स्ट्रगल कर ही रहे हैं हम लोग। अब अब फ़र्क नहीं पड़ता, पहले फ़र्क पड़ता था। हर छोटी चीज़ बहुत बड़ी लगती थी, अब बहुत बड़ी चीज़ भी है ना, बहुत छोटी लगती है। चाहे वो सफलता हो, चाहे कोई टेंशन हो। अब तो हर हर महादेव है। भरत सर, जो हमारी यात्रा थी, उस यात्रा में जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, दार्चिन दार्चिन में हम लोग रुके। वहाँ पे जो है कैलाश जो दिखता है, वही कैलाश आपको जग्गी वासुदेव जी हैं, उनके तमाम जो है, जो वो कोर्सेज है जो जिसमें वो कैलाश यात्रा करते हैं, वहीं पे बैठ के वो अपना सारा सत्संग वहाँ पे करते हैं, चीज़ें करते हैं। वहाँ पे आपने बहुत लंबा ध्यान किया। मुझे याद है, मैंने आपको ध्यान में देखा तो मैंने दूर से 1-2 फ़ोटो आपकी क्लिक की थी। उसके बाद फिर, और मैंने ये चीज़ उस समय नहीं पूछा, आप आज पूछ रहा हूँ। आपकी आँख में आँसू थे, आप आराम से बैठे हुए थे, आपकी आँख से आँसू बह रहे थे। मैंने वो चीज़ देखा और मैंने पूछा नहीं। क्या वो ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी का अहंकार तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, वो तो बहुत तिरोहित हो जाता है। आप खुद जो है शून्य में अपने आप को तिरोहित होते महसूस करते हैं? हाँ, शून्य में तो तकरीबन आप भी उसी स्थिति में थे, आपने इतना ध्यान किया, आपका अनुभव भी मुझे मालूम है बहुत गहरा है और आपका प्रेम, भक्ति के साथ मैं कहूँगा आपका प्रेम बहुत गहरा है महादेव के साथ, जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया। हम लोग, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग प्रेम करते हैं, आपका प्रेम है शायद महादेव से। बहुत है। प्रेम है, आपका आपका प्रेम है। शायद ये आपको किसी ने बात बोली नहीं होगी, सिंस हम दोनों ने एक साथ ये यात्रा की है। वैसे एक चूँकि आप इतना जीवन बिता चुके हैं, इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं, इतना कुछ अनुभव कर चुके होते हैं, इतने इतने देशों की यात्रा कर चुके होते हैं। हर एक आदमी की अपनी एक साइंस है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन हैं, जिसकी मैं ऐसा समझता हूँ 2 बड़ी लिमिटेशंस हैं। हम इस दुनिया को 3 डायमेंशंस में देखते हैं। डायमेंशंस को शायद आयाम कहते हैं। हम 3 आयामी दुनिया में रहते हैं।
3 आयामी दुनिया में हैं और हमारे को ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हुई हैं और ये सब ह्यूमन के साथ कॉमन है। ह्यूमंस के साथ पक्षियों में किसी में कम इंद्रियां होती हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, बट ह्यूमंस के पास 5 है। उस वक्त ध्यान में, क्योंकि आपकी नॉलेज तो आपके अंदर है ना, आपका ज्ञान, आपकी यात्रा तो आपके साथ साथ तो है ही है ना। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार, और जबकि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ये शायद कुल मिला के 11 या 12 आयाम होते हैं जो हमारे शास्त्र और पुराणों में लिखा हुआ है। मुझे उस दिन 4th डायमेंशंस का अनुभव हुआ जब आप महादेव के सामने, साक्षात कैलाश के सामने बैठ के ध्यान करते हैं, तो जो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो मुझे तो लगता है कि वो मानव अनुभवों से परे है। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे शायद। मुझे लगा शायद ये शायद चौथा आयाम है, क्योंकि ये अनुभव जो हमें आंखों से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में दिखता है, हर चीज तो हम ऐसे ही देखते हैं ना। आंख बंद करके तो हमें समस्याएं नजर आती हैं, हम में से ज्यादातर लोगों को। लेकिन वहाँ ना देखने वाली कोई चीज है, ना जीवन में कोई समस्या वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगा ये शायद अगर किसी को 4th डायमेंशन का अनुभव अगर करना है तो वह रास्ता तो ध्यान से ही जाता है। शांति और बोध, दोनों, बोध मतलब अवेयरनेस, वहाँ पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शांति भी बहुत थी और एक अवेयरनेस भी अपने आप, मतलब वो जगह जो है अपने आप आपको जो है एक ऊर्जा से अवेयर करा रही थी। वो मतलब मैं उसको शब्द कैसे दूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो हमारी लाइफ में एक जो जर्नी है, दैट इज एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस। हम जन्म लेते हैं और फिर हमारी मृत्यु होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। ये संसार जो सांसारिक चीजें हैं वो तो वहीं अपने स्थान पे ही रहती हैं। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब हम नहीं होंगे तो भी तो ये चीजें रहेंगी। ये ब्रह्मांड तो वही वैसा का वैसा ही है ना। फर्क सिर्फ क्या आएगा कि आपका ये वाला अनुभव नहीं होगा, लेकिन अनुभव तो होगा कुछ ना कुछ हमारी मृत्यु के बाद। लेकिन हम इस जीवन में उस अनुभव को तो नहीं जी सकते हैं। जीते जी वो आपको पता नहीं लगेगा। ये हम लोगों को पता लगा, ये ध्यान से संभव है। मुझे ऐसा, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जब कुछ नहीं होगा तब क्या होगा, उसका बोध ध्यान से हो सकता है। आप शिव को किस रूप में देखते हैं, शून्य में या अनंत में? मैं शिव को शून्य के रूप में ही देखता हूँ। अनंत तो फिर आप किसी चीज को मापने की बात कर दी। अनंत या फिर हम कोई लंबाई या साइज या कुछ चीज जानना चाहते हैं, भाई हम इसका साइज जानते नहीं इसलिए अनंत है। ऐसा मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। जब शून्य होता है, शून्य तो इस संसार में हर जगह है। तो इस दुनिया में जो कुछ है वो भी शिव है मेरे अनुभव में, और जो कुछ नहीं भी है वो भी शिव ही है। ध्यान और सेवा, अगर हम ये तय करें कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम माध्यम आपको क्या लगता है, ध्यान या सेवा? देखिए, अगर आप ध्यान करना सीख जाएंगे, सेवा का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप सच में ध्यान करना सीख जाएंगे तो सेवा का भाव अपने आप आ जाएगा। फिर आप हर आदमी की सेवा करना वैसे ही शुरू कर देंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे चीजें। सेवा करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, बट ज्ञान तो ध्यान से ही आएगा। वो कैसे आएगा? हम लोग की उस जर्नी में उम्र के बहुत सारे पड़ाव के लोग थे, जो साधक, जो शिव भक्त वहाँ जाना चाहते हैं, उनको आप क्या होमवर्क करके जाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी जो है प्लीज बताइए।
इसमें ना 2-3 बातें हैं। नंबर 1, कैलाश यात्रा को एक आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस समझ के मत जाइए, या ट्रैवल एडवेंचर करने के लिए मत जाइए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। अगर आपके अंदर से अगर आवाज़ आ रही है कि आपको जाना है, जैसे कि मेरे साथ हुआ कई 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 सालों से। अच्छा, मेरे पे महादेव की एक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का अनुभव है कि हम जो सोचते हैं ना, वो हो भी जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात किया। तो मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं। सो इसको ट्रैवल एडवेंचर ना समझें। अगर आप यात्रा करना भीतर से चाहते हैं तो आपको ये यात्रा जरूर करनी चाहिए अपने जीवन में एक बार। तो कैलाश का अनुभव शायद है, अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हमें एक बार तो अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ तो जादू है ही है, कुछ तो जादू है ही है। आपने भी अनुभव किया और शायद शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि जो अनुभव है वो तो अनुभव ही है। हाँ, थोड़ी तैयारी जरूर करनी चाहिए इसके लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं चलने की, क्योंकि ये एक आपका फिजिकल टेस्ट भी है। और बट मेरी एक सलाह है कि अपनी टांगों की मजबूती के साथ साथ अपने लंग्स का ध्यान रखें, प्राणायाम करें, क्योंकि वहाँ पर असली परीक्षा आपके लंग्स की होने वाली है, आपकी टांगों की नहीं। राइट। टांगों से ज़्यादा लंग्स की परीक्षा वहाँ होगी। तो प्राणायाम कीजिए, जाने से पहले 2-3 महीने पहले तैयारी कीजिए। 1 मिनट 80 सेकंड 70 सेकंड तक सांस रोकने का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। वो मजबूत होंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको जितने भी दर्शक हैं एक एक ट्विस्ट देता हूँ। भरत सर स्टेज 3 कैंसर सर्वाइवर हैं। 2016 में ये कैंसर से जूझ रहे थे और 2025 में ये कैलाश मानसरोवर पैदल चल के, वो जो 16 मीटर की या 16 किलोमीटर की पूरी यात्रा है, वो पैदल चल के वहां तक पहुंचे हैं। अब आपके सोचने और देखने का नजरिया 100% चेंज हुआ होगा। ये इच्छा शक्ति का पुनर्जन्म कहेंगे, या फिर आपकी वो जर्नी जो 2016 से शुरू हुई उसमें बहुत सारी शिकायतें रही होंगी। वो मैं कराया, वो मैं शिकायत कर बोल दिया और मैं हल्का हो गया और मुझे जवाब भी मिल गए। ये जो अब यहाँ बहुत सारे दर्शक होंगे जिनके जीवन में उससे बहुत कम जो है लड़ाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन फिर भी वो ब्लेम, चाहे वो किसी दूसरे को ही कर रहे हैं, चाहे भगवान को कर रहे होंगे, चाहे बॉस को कर रहे होंगे, चाहे परिवार को कर रहे होंगे, चाहे बच्चों को कर रहे होंगे, दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होंगे। आपकी जो जर्नी थी, उस जर्नी में जब ये दौर आया 2016 का, जब आपको पता चला कि मैं इस समय कैंसर से पीड़ित हूँ, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आपको कभी एहसास था, या फिर आपको लगा कि वहाँ से पहले आप बाहर निकलने की जो इच्छा शक्ति थी उसको कैसे आपने अपने अंदर मजबूत किया, और वहाँ से निकलने के बाद कैसा था वहाँ से कैलाश तक का सफर? ये देखिए, सबसे पहले जो भी लोग इस दुनिया में, जो भी लोग मेरी इस बात को सुन पाएंगे, अगर वो भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि अगर उनका कोई रिश्तेदार या कोई आदमी इससे जूझ रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है, तो मेरा तो पहला एक संदेश उनको है कि इस बीमारी से बाहर निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, और वो है आपकी विल पावर। क्योंकि जो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ये बीमारी से ज़्यादा खतरनाक तो शायद उसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे फिजिकल,
जो मैं शायद पब्लिकली बता भी नहीं सकता हूँ। आपको उनसे घबराना नहीं है ना? बहुत सिंपल सी बात है ना, जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, कभी कभी रात बहुत लंबी होती है। मैं तकरीबन 180 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और मुझे नहीं मालूम कितने ब्लड बैग्स लोगों ने डोनेट किए मुझे, या प्लेटलेट्स के बैग डोनेट किए, काउंटलेस हैं। तो मेरे ऊपर तो ऋण है इस सोसाइटी का, इस समाज का। तो ठीक होने के बाद पहला विचार यह है कि ये पे बैक टाइम है। अब खाली हमेशा आपके अपने बारे में नहीं सोचना है। ये मेरी उस यात्रा में 2 लोग मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। हमारे बड़े भाई गोपाल जी और दूसरी मेरी धर्मपत्नी वंदना। वंदना 180 दिन तक हॉस्पिटल से में ही रही, एक दिन भी वो घर पे नहीं आई। तो यात्रा तो मुश्किल थी, लेकिन अगर आपके अपने साथ में होते हैं तो यात्रा पूर्ण हो जाती है। लेकिन मेरी एक शिकायत मीडिया से भी है इसमें, कि हमारे यहाँ बहुत सारी मूवीज बनती हैं, किसी भी मूवी में जब भी कोई कैंसर पेशेंट दिखाते हैं, लास्ट में उसे मार क्यों देते हैं? नॉर्मली यही होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है हमेशा। तो मेरा ये सवाल है कि ये कैंसर पेशेंट का अंत हमेशा उसकी मृत्यु से क्यों दिखाते हैं? क्या ये नहीं समझते कि जो कैंसर पेशेंट होगा और जो उसके घर वाले होंगे, उसका इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टीवी पे कोई आनंद पिक्चर आ रही हो या कोई ऐसी पिक्चर आ रही हो जिसमें कैंसर है, मेरे घर वाले आकर चैनल चेंज कर देते थे। ठीक होने के बाद अब बहुत सारा टाइम होता है रिकवर होने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को बदलना चाहिए। अब तो खैर कई सेलिब्रिटीज़ हैं ऐसे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इस लड़ाई को जीता, और अब जो है वो भी बाहर आए, वो जीते और वो रोल मॉडल हैं। और लेकिन फिर भी हमारी पिक्चरों में कैंसर पेशेंट को अंत में मार ही देते हैं। ये शायद बदलना चाहिए। कभी उस दौरान आपने अपने लिए एक संकल्प किया हो, कभी सोचा हो कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले या कैलाश जाना है मुझे वहाँ पे, या कभी ऐसा कुछ अंदर से उस समय कुछ कोई फीलिंग आई हो या कुछ ऐसा हुआ हो? आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के पीछे, दृढ़ बनाने के पीछे कहीं कैलाश मानसरोवर का कोई हाथ हो? ये उससे भी पहले से ही मेरे अंदर ये एक भाव था। जैसा मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे अपने पिताजी से शायद ये भक्ति शायद विरासत में मिली है। वो 7 या 8 बार केदारनाथ की यात्रा करते थे। तब ये हेलीकॉप्टर सर्विस वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी। और उन्होंने प्रयासों से वहाँ पर एक धर्मशाला वगैरह भी बनाई, जो त्रासदी के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो जब मेरी वो यात्रा थी 2016 की, तो कुछ है ना, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं उस ट्रीटमेंट में। तो उसके नाम के बिना तो वो टाइम बिता ही नहीं सकते। जैसे एक बोन मैरो टेस्ट होता है, तो जिन्होंने ये जीवन में हुआ है उनको मालूम है वो टेस्ट क्या होता है। तो ये ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ शक्ति और महादेव की कृपा से ही बाहर निकला मैंने तो मृत्यु का अनुभव किया दिग्विजय जी। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक पब्लिशर हूँ। इससे पहले ये बदलाव क्यों हुआ कि जब पहले दिन एक ऐसा
समय आया जब मुझे कुछ चीज़ों का रिएक्शन हो गया फ्रॉम द डे वन। और मेरे शरीर पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मैंने बेड से उठने की कोशिश करी तो हमारे बड़े भाई थे, वो मुझे शीशा नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत बुरा था। मैंने कहा नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। उन्होंने कहा तुम यहीं कर लो, नर्सिस ने बोला। मैंने नहीं, मुझे जाना है क्योंकि डे वन था। तो मैं जैसे ही बेड से उतरा, उतरते ही नीचे गिर गया। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अनुभव मेरा ऐसा था जिसने उसके बाद मेरा जीवन बदल दिया। मैं अपने आप को गेट पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ और लेटा हुआ भी देख रहा हूँ। लेटे हुए पे मेरे भाई मुझे हिला रहे हैं। हमारे घर का नाम बिट्टू है, जैसे बिट्टू उठो उठो उठो, ये मैं देख रहा हूँ। फिर अचानक से मैं खड़ा हो गया। मैंने हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अब इसे क्या कहोगे यार? अब किसको बोलो, कौन विश्वास करेगा? लेकिन ये तो हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा, लोगों के साथ इस तरीके के अनुभव होते हैं। मेरा ये मानना है कि क्यों बोला 10 साल बाद हम ये बात कर रहे हैं। आपका अनुभव है, अपने साथ रखिए। नहीं तो ये अनुभव तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होते हैं ना। होते हैं, लेकिन होता क्या है कि सब पे सवाल खड़ा करना जो ज्ञान का काम है, ज्ञान का काम है सवाल खड़ा करना। अब उसमें आप उस सवाल, अब कोई ज्ञानी व्यक्ति ही अगर जो है इस अनुभव को बताए तो स्वाभाविक सी बात है आपको लगता है कि हाँ भैया 3 डायमेंशंस के अलावा भी एक डायमेंशन है हाँ, जो इस शरीर के साथ देखी जा सकती है, जो इस शरीर के साथ महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती ये मेरा अनुभव है। इसको आप देखिए, ज्ञान में क्या, ज्ञान के साथ एक समस्या भी है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। आपने कभी 2 ज्ञानियों को बातचीत करते हुए देखा है कभी? है। मतलब एक वो तो शास्त्रार्थ वाला हिसाब किताब। शास्त्रार्थ वो वाद विवाद में कब बदल जाता है पता नहीं लगता, क्योंकि हर आदमी ये सिद्ध करना चाहता है कि उसे ज्यादा ज्ञान है, और मुझे अपने जीवन में कुछ सिद्ध करना ही नहीं है। जो मेरे अनुभव हैं वो मेरे हैं, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत तगड़ा रोलर कोस्टर है भरत भैया आपकी लाइफ। इस रोलर कोस्टर को कभी सोचा है एज अ पब्लिशर, पूरी दुनिया में आप किताब बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसको जो है जॉट डाउन किया जाए कम से कम। मैं तो अपनी बात क्या है ना कैलाश पे, मैं तो हल्का हो गया। सारी बात खत्म हो गई वहां पर। हमारा मुझे एक एक ऐसा बीच का एक मीडिएटर मिल गया मेरे अंदर ही बैठा हुआ, जो मेरी बात महादेव से करता है। तो ये अनुभव है दिग्विजय भैया, ये तो सबके अपने हैं। इसको कभी आने वाली कुछ लोगों के लिए आपका अनुभव आपके साथ न जाए। इतने महीनों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आज मैंने मन बना ही लिया ना कि चलो आज बात कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो आज ये शायद किताब लिखने से भी आजकल के टाइम में तो बेस्ट तरीका अपने अनुभवों को साझा करने का यही है कि आप बोल दें अपनी बात। हमने बोल दी, और ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी। जो हम लोग की यात्रा थी उसमें दार्चेन से चलने के दौरान बहुत सारे लोगों को वापस कर दिया गया। बहुत कठिन यात्रा थी वो, ऑक्सीजन लेवल ये वो। और एज अ कैंसर सर्वाइवर जब आपने सोचा होगा तब भी आपको डॉक्टर्स ने भी बोला होगा, लोगों ने भी बोला होगा कि भैया बहुत लंबी यात्रा है, बहुत सारा चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, सब बड़ी परीक्षा तगड़ी है, सोच लो। नहीं, एक्चुअली मैं आपको ना एज ए सर्वाइवर एक बात बोलूं, जब मेरा ये ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था, एक हमारे देश के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मा चौधरी, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं BL के हॉस्पिटल के अंदर। तो जब ये ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो हमारे जो बड़े भाई हैं, क्योंकि हमें एक बहुत लंबी यात्रा दोनों ने तय करी थी,
उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि ये बीमारी वापस आएगी, क्या ये पूरा ठीक हो चुका है, क्योंकि उनकी अपनी चिंता थी। हमारे पिताजी का निधन 1998 में हो गया था। मैं मात्र 26 साल का था। तो उसके बाद से तो जो कुछ थे वो हमारे भाई थे, तो उनको वैसी ही चिंता हमारे लिए थी। लेकिन धर्मा चौधरी ने एक ही बात कही थी कि ये उतना ही सेफ है जितना सेफ मैं हूँ, लेकिन ये उतना ही रिस्क में भी है जितना रिस्क में मैं हूँ। तो मैं सारे कैंसर पेशेंट्स को एक बात बोलना चाहता हूँ, या तो आपको कैंसर होता है या कैंसर नहीं होता है। खासकर लुकेमिया से जुड़े हुए लोग, अगर आपको नहीं है तो नहीं है, ये होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो बस मेरे को कभी आज तक कोई ऐसी कमजोरी महसूस नहीं हुई। हाँ, परिवार में, समाज में कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, बट सबको अंदर से एक एक एक, एक डर बना रहता है। बट मुझे निजी तौर पर तो मैं तो बहुत मजबूत आदमी हूँ। नहीं, आपने उस मजबूती से ये भी कह दिया कि बॉलीवुड को भी सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए। क्यों, ये तो बहुत बुरा मैसेज जाता है। अगर मूवीज़ का काम एक अच्छा मैसेज देना है कि, और अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो समाज में होता है वही घटता है, तो समाज में सारे कैंसर के पेशेंट मरते नहीं हैं। कुछ कैलाश भी चढ़ते हैं, कैलाश तक भी पहुंचते हैं। यस, तो उन्हें वो बात भी तो रखनी चाहिए। 99.9% मूवीज में आपने देखा होगा कैंसर के पेशेंट को मार देंगे वो लोग। कैंसर हो गया इसका मतलब वो खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग एक्चुअली जो मृत्यु का एक होता है ना कि मृत्यु से पहले उसका भय लोगों को मार देता है, ये चीज होता है। और कैंसर एक शब्द ऐसा है जिसका भय इतना ज्यादा है समाज में कि समाज खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, कैंसर हो गया भैया, तो समाज में अपने आप आपकी एक्सेप्टेंस बन गई कि भैया आप जाने वाले हैं, इनका काम जरा जल्दी जल्दी करवाएं। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकता हूँ इस मामले में। बिल्कुल, और मैं इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, मेरे इस पॉडकास्ट की जो लाइन ही है वो यही है कि मतलब स्टेज 3 कैंसर से कैलाश तक, ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा आपको उन तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल बनाती है जो लोग अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जिजीविषा, अपने अंदर के उस पुरुषत्व को खत्म कर देते हैं क्योंकि मैं बीमार हो गया। हाँ, हम 2016 के बाद जब मैं ये सब मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कभी कोई कैंसर था या कुछ था। मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान ही हूँ। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं कि यार मेरे पास कुछ पैसे कम हैं, या मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरी सास ने कुछ कह दिया, मेरी बहू ने कुछ कह दिया, मेरे भाई ने कुछ कह दिया, मेरे चाचा ने कुछ कह दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं हंसता हूँ अंदर से। ये समस्या है, समस्या देखनी है हॉस्पिटल में जाइए। लोगों को ब्लड नहीं मिल रहे हैं, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई है उनको डायलिसिस करना पड़ता है हर 7 दिन में, 8 दिन में। और हम किस समस्याओं के लिए रो रहे हैं कि उसने मुझे ये ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, मेरे पास पैसे कम हो गए और मेरा प्लॉट सस्ते में बिक गया। ये समस्याएं हैं कि जीवन की असली समस्याएं देखनी है, अस्पतालों में जाइए, आपको पता लग जाएगा आप कितने अमीर हैं। कैलाश, मानसरोवर के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। हम लोग जब रास्ते से जा रहे थे तो जब हम लोग को सबसे पहले राक्षस ताल दिखा, और राक्षस ताल जो दिखा वो कितना सुंदर था। मतलब ऐसा लगा कि मतलब सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ है, क्या सुंदर, अंतहीन, और बिल्कुल टर्क्वाइज ब्लू पानी एकदम। और उसके बाद शाम ढल रही थी तो फिर हम लोगों को कैलाश मानसरोवर का दर्शन हुआ। वो उसकी अपनी अलग छटा थी। एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ निगेटिविटी। मतलब कहा तो यही जाता है ना कि राक्षस ताल में आपको जीव जंतु नहीं मिलेंगे। हमें वैसे दिखे भी नहीं वहां पे, थोड़ी देर के लिए रुके थे हम। लेकिन मानसरोवर में कुछ ही लोग, सुबह माइनस में था उस समय, आप उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने स्नान किया था।
वो जो अनुभव था, वो जो पानी का अपने शरीर पे जाना, वो मानसरोवर में स्नान का जो अनुभव है, पहले मैं ये भी बता दीजिए भैया कि मानसरोवर में अभी घुसकर स्नान करना वर्जित है। हाँ, वहाँ पे आप घुसकर स्नान नहीं कर सकते हैं। आपको बाकायदा जो है सामग्री दी जाएगी, आप उससे पानी निकालिए, बाहर उसी वहीं पे किनारे स्नान कर सकते हैं। वो अनुभव कैसा था? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दो देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे विवाद है हमारे यहाँ, लेकिन एज ए यात्री आपने भी ये अनुभव किया गया होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा वार्म वेलकम दिया हमें, बहुत कोऑपरेटिव थे, हर जगह पे कोऑपरेटिव थे। इवन मानसरोवर पे जब हम सुबह सुबह स्नान करने गए सब, तो वहाँ पर भी उनके वॉलंटियर्स वहाँ खड़े हुए थे और उन्होंने बाल्टी और उसकी व्यवस्था कर रखी थी, जगह जगह पड़ी हुई थी। आप या विक्रम बाल्टी मेरे लिए भर के लेकर आया था हाँ कोई? हाँ, मैं उठा के आप लाया लेकर था। आए थे। हाँ, जब मैंने बाल्टी। जब स्नान किया तो वो चाइनीज लोग भी पूछने के लिए आ गए कि आपने एकदम इतनी ठंड में पानी पूरा पलट लिया है कि आप ठीक हैं। तो वो अनुभव, लेकिन आपने भी तो पूरा ही स्नान किया था। हमने भी किया था। क्या लग रहा था वो पानी ठंडा है? नहीं, उस समय पता नहीं कैसी ऊर्जा थी, क्या पता था। नहीं अच्छा, क्या ऊर्जा, शायद सही शब्द आपने बोला कि आप जब यात्रा पे जाते हैं ना, एक खास तरीके की ऊर्जा है आपके अंदर जो आपको फिजिकली मेंटली थकने नहीं देती है। लेकिन वहीं पे 90% लोग थे जिन्होंने पानी को बस टच किया और उसके बाद से किनारे हो गए थे, और उनके कान का मफलर भी नहीं उतरा था। मैं ये भी देख रहा था कि वो हमारे कैमरे के सामने हर हर महादेव किया और उनके मफलर भी उन्होंने नहीं उतारा कि भाई बहुत ठंडा है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और वो उस पर्टिकुलर क्षण में मुझको खुद भी ये फील हुआ कि अब मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि शायद वहाँ पे मुझे थोड़ी देर और बैठना चाहिए था, थोड़ी देर और जो है उसको, उस प्रवाह को सुनना चाहिए था। हमें वहाँ समय कम मिला या फिर वो हमारी अज्ञानता थी कि हम वो नहीं कर पाए। लेकिन अनुभव बड़ा शानदार था। अनुभव बहुत शानदार था। अनुभव तो खैर शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल काम है। और मैं फिर कहूँगा कि इच्छा शक्ति है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति है। आपका पागलपन कितना है? आपके अंदर तो शायद सबसे ज़्यादा था उस ग्रुप के अंदर। लेकिन वही पागलपन, वही दीवानगी थी कि हम यहाँ पर अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले दिल्ली में कितनी ठंड थी यहाँ, तो हम कितनी 3-3, 4-4, 5-5 लेयर पहन के घूम रहे थे यहाँ पर। वहाँ पर शून्य से नीचे का तापमान था। 1 मिनट लगा सारे कपड़े उतारने में, और चलो यार नहाते हैं। तो कोई तो ऊर्जा, कोई तो शक्ति उस जगह की थी ना, जिसने आपको ये काम करने के लिए 1 सेकंड लगा, और आपको किसी ने फोर्स नहीं किया। आपका मन था कि मैं शायद 1 बाल्टी और मिल जाए तो मैं वो भी नहा लूं। लेकिन सीमाएं हैं, हमारे शरीर की सीमाएं हैं। जल्दी-जल्दी हम लोगों ने पूरा पानी भर के इधर-उधर सब लगा के सब किया है। वापस आने के बाद भैया आप फिर से अपने काम में व्यस्त हैं, अपने पब्लिकेशन हाउस में व्यस्त हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जाना और आना, इसके बीच में जो बदलाव, नज़रिए का बदलाव या फिर आंतरिक सुख शांति का बदलाव, वो बदलाव जो है किस तरीके से, वो बदलाव दूसरे भी फ़ील कर पाते हैं आपके थ्रू? दूसरों का, देखो, सही बताऊं, मुझे जब मैं लोगों को देखता हूं, और चेहरे से ही आपको पता लग जाता है कि मन में कितने द्वंद्व चल रहे हैं हर इंसान के। जो ये चीज़ें प्राप्त करने की रेस है ना, पाने की जो जो रेस लगी हुई, होड़ लगी हुई है ना, ये इतनी सी बात है कि ये शांति नहीं देने वाली। आप पा भी ले, मैं आपको प्रयास ना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आदमी को जीवन है, तो आपको अपने कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन वो जो डेस्परेशन है ना, वो मुझे लगता है कि यार ये क्यों नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं होने वाला इससे। इतने इतने विचलित क्यों हो भाई?
आप देखते होंगे ना हम। यस यस, हम मैं देखते क्यों यार मेरे को हम और ऑर्डर मिल जाए, मेरे पेमेंट जल्दी आ जाए। यही तो हमारे मध्य वर्गीय जो व्यापारी वर्ग है यस हमारे इस देश का, यस हमारे जैसे, यस, है ना, यही है ना। तो क्या होगा? हाँ, पेमेंट आ जाए, आ जाएगा, क्यों आ जाए? क्योंकि किसी को देना है। तो और कुछ नहीं होने वाला, बस करते रहो, अपने काम करते रहो, अपने आप को अंदर से खराब मत कर लो, बीमार मत कर लो, इतना मत सोचो कि आप जीवन जीना ही भूल जाओ, है ना। जीवन तो जी लो साथ साथ। ये मैं भरत शर्मा कैलाशी जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको एक लाइन में अगर जो है आपको उन एक मैसेज देना हो, ये बड़ा अद्भुत मैसेज है, मुझे ये मैसेज फिर से आप दीजिए, जो देख रहे हैं उनके पास जाना चाहिए। जीवन जीना नहीं भूलना चाहिए आदमी। जीवन जीना नहीं भूलना चाहिए। Enjoy your mornings, enjoy your breakfast, enjoy your lunch, enjoy your dinners, enjoy your family. हम क्या कर रहे हैं? हम इनमें से किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो एंजॉय कर रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। दैट्स इट। कि मतलब आज हमें अपना, हम खुश हैं और इसका हमें प्रचार करना है। ये कैसी खुशी है कि मैं आज खुश हूँ, ये मुझे सोशल मीडिया पे बताना है। कोई लॉजिक किसका समझ में नहीं आ रहा। तो ये जब ये सोशल मीडिया जब बना था, शायद तब बनाने वालों ने भी नहीं सोचा था कि ये आज किसी एक लेवल पर जाएगा। और आजकल तो मेरे ख्याल से ये हमारे दिमागों पर भी बहुत गहरा असर कर रहा है, क्योंकि हर 3 सेकंड 4 सेकंड में आप जब वीडियो चेंज करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक आप रील्स लगातार देख रहे हैं, तो आपको शायद ये भी याद नहीं रहता कि 4 रील पहले वाली रील कौन सी थी। तो हमारी मेमोरीज जो है वो कम होती जा रही हैं। पहले एक एज में आकर आपकी मेमोरी लॉस होता था, आजकल तो ये जेंजी की मेमोरी लॉस है। ओ क्या नाम है उसका, है ना। ये रील्स ही तो है, आपकी मेमोरी को स्टेबल ही नहीं होने देती। सारा प्रॉब्लम यही है। तो फिर मैं वही कहूँगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, सोशल मीडिया कर लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, आपको अंत में जिस सुख और शांति चाहिए वो आपके अंदर है। सबसे आसान तरीका क्या है खुश होने का? जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, अलार्म लगा लो 10 मिनट के लिए, आंख बंद कर लो, अरे जो आ रहा है आने दो दिमाग में। मैं ध्यान में जब बैठता हूँ, मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना मैं गाइडेड ध्यान में कोई देखता हूँ इस तरीके का। अरे मेरे पास तो शिव है, मेरे पास तो वो शून्य है जो किसी भी संख्या से बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड है मेरे पास। तो क्या आप नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकते हैं? मैं उस सामने वाली बिल्डिंग के आगे नहीं देख सकता, लेकिन आंख बंद कीजिए, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो जो ताकत आंख बंद करने की है ना, वो आंख खुलने की नहीं है। इसीलिए शायद त्रिनेत्रधारी के बंद ही रहती हैं। आंख खोल के आप बहुत सीमित हैं, आपको सीमाएं अपनी बढ़ानी है तो आंख बंद करनी ही पड़ेंगी। चाहे वो आपके जीवन के अनुभव के बारे में, चाहे आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, वो आंख बंद करके ही हो पाएगा। देखकर तो आप वो आज की, अभी की, इस समय की लड़ाई ही लड़ पाओगे। आत्मावलोकन करना, आंख बंद कर लो ना। अरे बहुत दुखी हो, आंख बंद कर लो, सिर्फ 10 मिनट की बात है, 10 सांसें गहरी ले लो, खत्म। क्यों जाना मुझे किसी आश्रम में, जब मेरे अंदर ही है, जब हम सब शिवांश ही हैं। अरे तो मैं तो शिव ही हूं, शिवो हम। अगर ये बात हम मानते हैं, सुनते हैं, तो समझ क्यों नहीं रहे ये बात? शिवोहम का क्या मतलब है? मैं ही शिव हूं। जब मैं ही शिव हूं तो मैं कहां ढूंढ रहा हूं? आंख बंद कर लो यार। अगर यही चीज कोई अभी बड़े से स्टेज पर से बैठे हुए महात्मा कह रहे होते तो अब तक उनके दान पात्र में हजारों लाखों आ चुके होते। और
कई बार जो है ना लोग, एक कहावत है कि लोग जो है उन लोगों को सन्यासी मानते ही नहीं है जो लोग गृहस्थ जीवन में और व्यापार में इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपसे सुनकर जानकर भैया ये चीज़ समझ में आई कि आप गृहस्थ जीवन में अपना काम करते हुए भी शिव के सानिध्य में रह सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आनंद से चीज़ें कर सकते हैं। अंतिम के 1-2 सवाल हैं हमारे पास जो मैं इसी से जुड़ी हुई है, मतलब अपनी इसी यात्रा से जुड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु अंत है और कई लोग कहते हैं मृत्यु एक नए सिरे का आरंभ है। आपको क्या लगता है? मोक्ष के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। तो मुझे लगता है मृत्यु एक पड़ाव है उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आपके जीवन के कर्म ही निर्धारित करते हैं मृत्यु के बाद आपका जन्म अच्छा होगा या आपका जन्म बुरा होगा, या आपको इस चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। बहुत साधारण बात है कि मृत्यु एक पड़ाव ही है और आपके जीवन के कर्म ये डिसाइड करेंगे कि अगला जीवन अच्छा होने वाला है, अगला जीवन खराब होने वाला है, या इस चक्र से ही मुक्ति मिलने वाली है। यानी अच्छे और खराब से ऊपर क्या हो सकता है? ईश्वर में विलीन हो जाना, मुक्ति। तो अच्छा होना ही अच्छा नहीं है, अच्छे और बुरे के चक्र से ऊपर जाना ही तो मुक्ति है। क्या बात है, क्या बात। हम सभी लोग अपने डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में हर समय, हर आदमी बहुत जल्दी में है, हर आदमी बहुत क्विक चीज़ें चाहता है। रील्स भी उसी का उदाहरण है। तो अगर कोई आदमी चाह रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत सारा कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको अंदर से परेशान कर रही है, कोई क्विक फिक्स जो आप यूज़ करते हो कि वो चीज़ जल्दी से तिरोहित हो जाए, चली जाए, हट जाए? क्लोज योर आइज, महादेव का ध्यान कीजिए। आपको मेरी शक्ल से देख के क्या लगता है? हमको आपकी शक्ल देख के लगता है अभी भी आप अंदर से महादेव का ही ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि शिवों हम ध्यान करने की जरूरत क्या है? दिग्विजय, यही एक बारीक बात समझने की है। जब आप अपने आप को शिव समझ लेंगे तो आपके इस है तो हार्ड मास का ही पुतला ना यार। तो इसमें ध्यान करने की क्या बात है? आप हो जाइए ना शिव। आपको 5 मिनट मंदिर जाने से क्या होगा? क्यों ना हम ऐसी स्थिति बना लें कि हम हर सेकंड, हर पल, हर क्षण उसी के सानिध्य में रहें। वो तो तभी हो सकता है जब मैं उनके जैसा हो जाऊं। और कैसे हो सकता है? ये आधा घंटा संध्या आरती करके या सुबह की प्रातः काल की आरती करने से ही खाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला ना। जो आपको चाहिए अंत में तो आप शांति चाहते हो ना। तो आसान है तरीका, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है दुनिया ने। क्लोज योर आइज, मिल जाएगी शांति। हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है असल में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना सुख मिलना और शांति प्राप्त करना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। किसी बड़े धर्मात्मा, गुरु, पहाड़, किसी बढ़िया जलवायु में, या किसी दक्षिण भारत के मंदिर में या आश्रम में जाए में तो वहाँ बहुत शांति मिलेगी। अरे आप जहाँ बैठे हैं वहीं आंख बंद कर लो, ओम नमः शिवाय तो हम सभी जानते हैं, मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। आप 10 मिनट करके देखिए। 10 मिनट तो अपने जीवन में अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। किसी और के लिए थोड़ी चाहिए शांति। शांति किसके लिए चाहिए? आपको अपने लिए चाहिए, तो कर लो ना। तो यही संदेश है। क्या बात है। कैंसर से कैलाश तक की जो यात्रा है ना भैया, बहुत अद्भुत थी। और मुझे लगता है कि इसको देखने वालों को, आपको बहुत सारे अगर आपके मन में सवाल आ रहे हो तो आप अपने सवाल यहाँ पे हमारे साथ रख सकते हैं। हम अगली बार जब भरत भैया आपके साथ बैठेंगे तो उन सवालों का जवाब लेना पसंद करेंगे। और कैलाश मानसरोवर से जुड़ा हुआ है, आप अगर यात्रा करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप वो सवाल भी रख सकते हैं। उन सारे सवालों के जवाब हम भरत भैया से पूछ के आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमसे इतनी लंबी, इतनी खुलकर और इतनी दिलचस्प चर्चा करने के लिए। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव।